हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकौशल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारे चैनल पर HSC CET मेंस का बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम का, जो बीकॉम लेवल का एग्ज़ाम है उसका। तो उसी सीरीज में हमारी आज की जो नेक्स्ट यूनिट है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाली। इसके 2 पार्ट्स जो है वो आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की, जिसके अंदर हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे और आज ये यूनिट जो है वो कंप्लीट कवर हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आपने वो पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक जो है आपको, उनकी वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पहले जो क्लासेज हो चुकी हैं, काफ़ी सारी यूनिट पहले से कवर हो चुकी हैं इन क्लासेस के दौरान। और अगर आपने वो क्लासेस भी नहीं देखी है तो उनका जो लिंक है, उस प्लेलिस्ट का लिंक, पूरी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो उनको आप जाके एक्सेस कर सकते हो। आपको सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, आपको इन यूनिट्स का जो भी हम कवर करवा रहे हैं यूट्यूब पर, उन सब के PDF मिलेंगे आपको बोथ मीडियम में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को विदाउट एनी डिले। अब देखो, ये हमारा सिलेबस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसमें से हमने सारे टॉपिक्स कर लिए। सिर्फ एक टॉपिक रहता है रेशो एनालिसिस। इसको हम आज के पार्ट 3 में कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारे रेशोज हैं, तो काफ़ी वाइड टॉपिक था ये, इसलिए हम इसको अलग कर रहे हैं। और ये जो बाकी वाले जो टॉपिक्स हैं, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, ये सारे टॉपिक्स हमने पार्ट 1 और 2 में कवर कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है, या इस वीडियो के देखने के बाद भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आज हम बात करते हैं रेशो एनालिसिस की। तो सबसे पहले देखो, रेशो एनालिसिस क्या है। इससे पहले हम एक चीज थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का। एक टूल, एक टेक्निक है रेशो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस का क्या मतलब है? देखो, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होते हैं, जो P&L अकाउंट और जो बैलेंस शीट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। इन स्टेटमेंट को एनालाइज करके इनसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो जो पूरी प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो एनालिसिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एक वैल्यूएबल टूल है, जिसकी हेल्प से इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स जो हैं वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें हैं, जो एनालिसिस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये डिटेल में हमने पार्ट 2 में भी कवर किया है, तो आप अच्छे से वहाँ से जाके देख सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक रेशियो एनालिसिस की। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के, उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट मेथड है रेशियो एनालिसिस। वैसे अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे ट्रेंड है एनालिसिस है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, फंड फ्लो एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 3 ही मेंशन है। इन दोनों को हम कवर कर चुके हैं पार्ट 2 में, और आज हम बात करेंगे रेशो एनालिसिस की। तो अब स्टार्ट करते हैं रेशो एनालिसिस। अब देखो क्या होता है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस का मतलब है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके, उस इंफॉर्मेशन के एलिमेंट्स का यूज करके रेशो फाउंड आउट करना, अलग अलग एलिमेंट्स का। और उन रेशो से एक तरह से वो रेशो हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को एक आइडिया आने में। मतलब अब देखो, अगर किसी चीज़ को एक तो प्रॉपर अमाउंट्स में बताया जाए और एक रेशो में बताया जाए, तो वो रेशो वाली चीज़ें जो है वो आसान होती है समझने के लिए, ठीक है, समझने के पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेशो एनालिसिस का यूज करते हैं, रेशोज फाइंड आउट करते हैं, ताकि हम एक आइडिया ले सकें कि पर्टिकुलर चीज़ के कंपैरिजन में दूसरी चीज़ का क्या रेशो है, कितने परसेंटेज है। तो ये सारी चीज़ें करते हैं हम रेशो एनालिसिस में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो हम जैसे ये करते हैं कि हमने 100 यूनिट्स जो है इनका प्रोडक्शन किया, और इसमें से हमारी 70 यूनिट्स जो है वो सेल होगी, ठीक है, वो हमारी बिक गई। तो अब इनमें से हम हमारे प्रोडक्शन का और सेल का रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक तो किसी को ऐसे बताओ कि हमने 100 यूनिट बनाई और 70 सेल हो गई, लेकिन एक हम इनको रेशो के
फॉर्म में बताएं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो 10:7 के, मतलब प्रोडक्शन और सेल्स का रेशो 10:7 है। 10 यूनिट बनाते हैं तो उसमें से 7 हमारी सेल हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे रेशो में चीज़ें जो है वो मतलब अच्छे से बताई जा सकती है और आसानी से एक सिंपल टर्म्स में समझाई जा सकती है। तो इसलिए रेशो एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पर रेशो को हम ऐसे रेशो में भी दिखा सकते हैं, जैसे 7:2 का रेशो हो गया, या परसेंटेज में भी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल दे रखा है 10,000 है और 4,000 है, तो यहाँ पर हम इनको 4:10 के रेशो में भी शो कर सकते हैं या 2:5 के रेशो में भी, और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इसका 40% है या इसका 2.5 है, मतलब इसका 2.5% है। इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होते हैं रेशो एनालिसिस। अब बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशोज की, कि किन किन टाइप ऑफ रेशो का हम यूज़ करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालाइज करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट 4 टाइप्स हैं रेशो के: प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, परफॉर्मेंस या एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो, और फाइनेंशियल पोजीशन रेशो और लीवरेज रेशो। तो अब अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ या कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग तरह के रेशोज हैं। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की, कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या होते हैं। अब देखो, इसका नाम से ही पता चल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, कि प्रॉफिट को अर्न करने की, प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी। जो रेशो ये बताते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट कमाने की, प्रॉफिट अर्न करने की क्या एबिलिटी है। ठीक है, यानी कि एक बिजनेस की एबिलिटी क्या है कमाने की, अर्निंग्स करने की, वो एबिलिटी जो बताते हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एक अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की क्या है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है, उसको मेजर करते हैं। अब इनको ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक जो सेल्स के बेसिस पे हो और एक जो कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे हो। सेल्स के बेसिस पे कैसे, कि सेल्स के कंपैरिजन में हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे कैसे, कि हमने जो कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में, जो हमने पैसा लगाया है बिजनेस में, उसके कंपैरिजन में हमारे कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने रिटर्न्स हैं। इस तरह मतलब इस तरह से 2 तरह से हम जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की। तो 4 मेन इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है सेल्स के बेसिस पे। ठीक है, ये सेल्स के बेसिस पे है। कौन कौन से? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में हम ग्रॉस प्रॉफिट का और सेल्स का कंपैरिजन करते हैं, मतलब सेल्स के कंपैरिजन में ये फाइंड आउट करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट जो हम ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना P&L से पहले, तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करते हैं। और क्या तरीका है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने का? जो टोटल हमारी सेल्स होती है, जो हमने सामान बेचा हुआ है, उसमें से उस सामान को बनाने के लिए जो डायरेक्ट कॉस्ट लगी है, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जिसको COGS भी बोलते हैं हम, कॉस्ट ऑफ इन शॉर्ट में, तो ये इसमें से माइनस कर दे तो हमारा बच जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को निकालने का क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इस तरीके से हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। नेक्स्ट जो रेशो है वो है नेट प्रॉफिट रेशो। अब यहाँ पर भी सिमिलर है, बस ग्रॉस प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट जो हम P&L अकाउंट से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं ट्रेडिंग से, फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और वहाँ पर हम हमारी जो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के बाद नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना है सेल्स के कंपैरिजन में, ये जो रेशो है वो बताता है नेट प्रॉफिट रेशो। और नेट प्रॉफिट रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें हम जो भी हमारी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको तो ऐड कर देंगे, और जो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं उनको माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारा बच जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट को फिर हम डिवाइड कर देंगे नेट सेल से और इनटू कर देंगे 100, तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशो। ये फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट जो हमारा रेशो है वो है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, हम जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमने ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला, या जो हमने सेल्स में से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करके हमने निकाला जो ग्रॉस प्रॉफिट,
उस ग्रोस प्रॉफिट में से हम उसमें हम सिर्फ देखो जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला उसमें हम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, मतलब उनको ऐड और लेस करते हैं। लेकिन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिर्फ जो ऑपरेटिंग जो इनकम और एक्सपेंसेस है, जो ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस है उनकी कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि उनको ऐड और लेस करते हैं ग्रोस प्रॉफिट में। तो हमारा जो प्रॉफिट बचता है उसको हम बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंपैरिजन में सेल्स कितनी है, वो जो रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। देखो, जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो इसके अंदर से हम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों इनकम और एक्सपेंसेस माइनस करते हैं या ऐड करते हैं इनकम को। और जब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटिंग वर्ड है ना, तो सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड और लेस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रेशो है वो है ऑपरेटिंग रेशो। अब वो देखो, वो था नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, लेकिन ये सिर्फ है ऑपरेटिंग रेशो। ये ऑपरेटिंग रेशो उन तीनों से अलग होता है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो सामान बनाने की जो कॉस्ट आई है, जो कॉस्ट है गुड्स सोल्ड, मतलब जो कॉस्ट है हमने जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट क्या है और हमारी सेल्स कितनी है, नेट सेल्स कितनी हुई है, उसका जो कंपैरिजन है वो होता है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुई हमारी वो इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हम निकालते हैं ऑपरेटिंग रेशो। ये अलग चीज़ है, कंफ्यूज मत हो जाना। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो है वो अलग चीज़ है, और ये जो ऑपरेटिंग रेशो है इसमें हम कॉस्ट देखते हैं। ठीक है, कि कॉस्ट कितनी है हमारी सेल्स के कंपैरिजन। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशो। ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ही है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, यानी कि जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है बिजनेस में उस पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ये हम निकालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है इन रेशोज की हेल्प से। तो ये कौन कौन से हैं, ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, और फोर्थ जो है वो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। अब देखो, इसके नाम से ही लग रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कैपिटल एम्प्लॉय की है, कैपिटल हमने बिजनेस के अंदर लगाई है, उस पर हमें कितनी रिटर्न मिल रही है, उस पर हम कितनी अर्निंग्स, कितने प्रॉफिट्स जो है वो अर्न कर रहे हैं। तो इसका रेशो कैसे निकालेंगे, जो हमने कैपिटल एम्प्लॉय की है उसको नीचे लाएंगे, कितनी कैपिटल एम्प्लॉय की है, मतलब वहाँ पर हम सेल्स ले रहे थे तो यहाँ पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, और ऊपर क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट कितने हैं हमारे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी रिटर्न है हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड पर, कितनी हमने हमारी जो कैपिटल है उसके ऊपर हम कितना कमा रहे हैं, कितने प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। अब देखो, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, कैपिटल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, जो हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल है वो, जो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो, जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं वो, और जो हमारे रिजर्व होते हैं, जो हम जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तब हम रिजर्व एंड कैपिटल भी तो लिखते हैं ना, शेयर कैपिटल यहाँ पर लिखते हैं, शेयर कैपिटल के नीचे रिजर्व एंड वो भी लिखते हैं ना, कैपिटल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व वगैरह, वो जो रिजर्व लिखते हैं ना वो रिजर्व भी इंक्लूड होंगे। और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए उनको भी हम रिजर्व में ही लिखते हैं। ठीक है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो भी एक तरह का रिजर्व ही होते हैं। तो इन सबको ऐड करने के बाद उसमें से जो फिक्शियस एसेट्स होती हैं, फिक्शियस एसेट्स यानी कि जो नाम मात्र की एसेट, एक्चुअल में एसेट्स नहीं होती, उनको हम घटा देते हैं, उसमें से लेस कर देते हैं, तब हमारी जो नेट बचती है वो बचती है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इतनी कैपिटल हमने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय कर रखी है, लगा रखी है। तो उस कैपिटल को हम नीचे लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो P&L अकाउंट से हम निकालते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और उसमें मतलब उसमें से इंटरेस्ट की पेमेंट्स जो है नहीं की हुई होती और ना ही टैक्स की पेमेंट की हुई होती। टैक्स और इंटरेस्ट से पहले का जो प्रॉफिट होता है हमारा नेट, उसको लेके चलते हैं हम, और इनटू 100 तो निकल आता है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट जो रेशियो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो, इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि जो इक्विटी शेयर है उसमें हमने कैपिटल एम्प्लॉयड में सारी कैपिटल ली थी, इक्विटी, प्रेफरेंस, लायबिलिटीज, रिजर्व, सब कुछ लिया था। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल को ले रहे हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल पर हमें कितनी
अर्निंग्स है, कितने प्रॉफिट कमा रहे हैं हम इक्विटी शेयर कैपिटल पर, तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा, सॉरी, इसका भी वही फॉर्मूला होगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर फंड्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के कितने फंड हैं और नेट प्रॉफिट कितना है। अब देखो ये नेट प्रॉफिट हम कौन सा लेंगे, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कौन सा प्रॉफिट बचता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वो प्रॉफिट बचता है जब हम नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट की भी पेमेंट कर लें, जब हम टैक्स की भी पेमेंट कर लें और हम प्रेफरेंस को भी डिविडेंड पेमेंट कर लें, तब जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है नेट प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिटर्न चेक करनी है तो हम प्रॉफिट भी वहीं लेंगे जहाँ जो जिसमें से हमने इंटरेस्ट की भी पेमेंट कर ली, टैक्स की भी पेमेंट कर ली और प्रेफरेंस डिविडेंड की भी पेमेंट कर ली, तब जो प्रॉफिट बचा उसको हम डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड से और इनटू 100 करेंगे, तो आ जाएगा हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट जो हमारा रेशियो है वो है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, यानी कि जो हमारी टोटल एसेट्स हैं उसके ऊपर हमें कितने, उस पे हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसके कंपैरिजन में हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसका जो रेशो है वो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसमें हम नीचे वही लिखेंगे, किसके कंपैरिजन देख रहे हैं, टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स को नीचे लिखेंगे और नेट प्रॉफिट जो है वो आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स को लेंगे। ठीक है, डिविडेंड को नहीं लेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्स के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचा उसका कंपैरिजन देखेंगे हम टोटल एसेट्स का के साथ और इनटू 100 कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, यानी कि टोटल एसेट्स पर हम कितने प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब हम बात करते हैं उन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की जो बेस्ड हैं अर्निंग ऑन शेयर्स पर, यानी कि जो शेयर्स हैं उन पे कितनी अर्निंग हो रही है। ठीक है, अब जो शेयर्स होते हैं कैपिटल शेयर्स, तो अब उन शेयर्स में एक शेयर्स पर कितनी अर्निंग हो रही है, कि एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिल रहा है, ये हम चीज़ चेक करते हैं इन रेशोज़ की हेल्प से, ये चीज़ें डिफाइन करते हैं। इनमें कौन कौन से रेशो हैं, अर्निंग पर शेयर रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, अर्निंग यील्ड रेशो और डिविडेंड पर शेयर रेशो और डिविडेंड यील्ड रेशो। अब इनको एक एक को समझते हैं। सबसे पहले है अर्निंग पर शेयर रेशो या ईपीएस भी बोलते हैं इसको। अब अर्निंग पर शेयर का क्या मतलब है कि पर शेयर, एक शेयर पर कितनी अर्निंग्स है, ये हम फाइंड आउट करते हैं अर्निंग पर शेयर रेशो की हेल्प से। तो ये रेशो क्या शो करता है, क्या रिलेशनशिप शो करता है, ये जो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब देखो शेयर्स पर हम कौन सी अर्निंग बचती है, शेयर्स पर वो अर्निंग मिलती है जो नेट प्रॉफिट में से हम सारी पेमेंट कर लें, इंटरेस्ट की भी कर लें, टैक्स की भी कर लें और प्रेफरेंस डिविडेंड की भी कर लें, तब जो नेट प्रॉफिट बचे वो मिलते हैं शेयर्स होल्डर्स को। तो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट बचे इन सब की पेमेंट के बाद उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर्स के नंबर से डिवाइड करते हैं। मान लो अब 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो हुआ हमारा, उसमें से हमने 1,000 रुपये की इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी। ठीक है, मतलब 1,000 की इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी डिबेंचर होल्डर्स को, 1,000 रुपये का हमने कर दिया पेमेंट, किनको कर दिया, फिर टैक्स की पेमेंट कर दी, मान लो 1,000 रुपये की हमने, और 1,000 रुपये की मान लो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट कर दी, तो हमारे पास कितने प्रॉफिट बचे, 7,000। तो ये 7,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट बचे आफ्टर इंटरेस्ट की पेमेंट के बाद, टैक्स की और प्रेफरेंस डिविडेंड की। तो अब इन 7,000 से हमें अर्निंग पर शेयर रेशो निकालना है, तो हम इस 7,000 को डिवाइड करेंगे हमारे कितने नंबर हैं इक्विटी शेयर होल्डर के। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि हमने 5,000 शेयर इशू किए, 10,000 के, तो टोटल एक कंपनी के अंदर कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब इक्विटी शेयर्स के नंबर्स हैं, उस नंबर से डिवाइड करेंगे। मान लो एक कंपनी के पास 100 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 नंबर है इक्विटी शेयर्स के, तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो 70 क्या है, 70 यानी कि 70 रुपये एक शेयर पे कंपनी अर्न कर रही है, कमा रही है। ठीक है, 70 रुपये कमा रही है, तो ईपीएस क्या आएगा, 70। ठीक है, 70 रुपीज़ अर्न कर रही है हर शेयर पे कंपनी। तो ये ऐसे ईपीएस रेशो निकालते हैं। नेक्स्ट जो रेशो है वो है प्राइस अर्निंग रेशो। अब ये प्राइस अर्निंग रेशो क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशो यानी कि प्राइस के कंपैरिजन देखते हैं हम, जो हमारी अर्निंग्स हैं, जो हमने लास्ट स्लाइड में लास्ट रेशो में की, हम अर्निंग देखते हैं कि कितनी अर्निंग हो रही है। और अब जब प्राइस अर्निंग रेशो में क्या होता है, हम कि एक शेयर का प्राइस क्या है और उसकी अर्निंग क्या है। ठीक है,
प्राइस यानी कि मार्केट में उसका क्या प्राइस चल रहा है। अब जैसे जो शेयर होते हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, स्टॉक मार्केट में उनका प्राइस चल रहा होता है कि ये शेयर का ये प्राइस है, ये शेयर का ये प्राइस है। तो वो प्राइस क्या है, वो मार्केट प्राइस क्या है एक शेयर का, और उस शेयर पर अर्निंग कितनी है। अर्निंग इन द सेंस हमने अभी जो लास्ट में निकाली कि हमने जो हमारे जो नेट प्रॉफिट बचे शेयर्स के लिए उसको हमने शेयर्स के नंबर से डिवाइड कर दिया, तो वो अर्निंग पर शेयर आ गई थी। तो वो जो अर्निंग बची थी हमारी लास्ट में 7,000 रुपये वो बची थी शेयर्स के लिए, वो होती है अर्निंग। तो जब हम अर्निंग पर शेयर ईपीएस और मार्केट प्राइस पर शेयर का कंपैरिजन करते हैं, का रिलेशनशिप देखते हैं, तो उस रेशो को बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशो। ठीक है, ये रेशो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस रेशो से क्या पता चलता है, इस रेशो से पता चलता है कि एक फर्म के जो शेयर्स हैं वो ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू तो नहीं है। ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू का क्या मतलब है कि देखो, ओवर वैल्यू का मतलब है कि एक्चुअल में उन शेयर्स की उतनी वैल्यू है ही नहीं जितना उसका प्राइस दिखाया गया है मार्केट के अंदर। और अंडर वैल्यू का मतलब है कि एक्चुअल में तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है लेकिन मार्केट में उसका कम दिखाया गया है, यानी कि अंडर वैल्यू है वो शेयर, कम, अंडर का मतलब कम है जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू है, और ओवर का मतलब एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू है उससे ज़्यादा दिखाया गया है। तो ये चीज़ का हमें कब पता चलता है, किसकी हेल्प से पता चलता है, इस प्राइस अर्निंग रेशो की हेल्प से। क्यों? क्योंकि इस रेशो में हम क्या करते हैं, जो मार्केट प्राइस और जो अर्निंग्स है उसका कंपैरिजन, उसका रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्राइस अर्निंग रेशो इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप रीड कर सकते हो, मैंने समझा दिया। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रेशो है वो है अर्निंग यील्ड रेशो। अब ये जो अर्निंग यील्ड रेशो है ये क्या बताता है, ये क्या रिलेशनशिप दिखाता है। अब जो हमने लास्ट रेशो देखा था उस रेशो का एकदम अपोजिट है, एकदम उसका उल्टा कर दो आप, वो होता है अर्निंग यील्ड रेशो। यानी कि अर्निंग यील्ड रेशो में हम क्या देखते हैं, हम अर्निंग पर शेयर को ऊपर लेते हैं और मार्केट प्राइस पर शेयर को नीचे लेते हैं। और ये जो कंपैरिजन, ये जो रिलेशनशिप है वो जो बताता है वो होता है अर्निंग यील्ड रेशो, यानी कि हमारी अर्निंग जो है वो कितनी है इन कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस पर शेयर। नेक्स्ट जो रेशो है वो है डिविडेंड पर शेयर रेशो। अब देखो, डिविडेंड पर शेयर रेशो में क्या होता है, हमने अर्निंग वाले में क्या देखा था कि हमारे जो नेट प्रॉफिट बचे सारी पेमेंट करने के बाद, इंटरेस्ट की, टैक्स की और प्रेफरेंस की, उन नेट प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर दें तो हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर यानी कि एक शेयर पर हमें कितनी अर्निंग हो रही है, कितनी कमाई हो रही है। लेकिन अब जरूरी नहीं होता कि एक बिजनेस जो है उसकी जितनी भी अर्निंग्स हुई उस सारी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे एज ए डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ऐसा नहीं करते ना बिजनेस क्या करते हैं, जो अर्निंग्स हुई उस अर्निंग्स का कुछ हिस्सा तो जो है वो डिविडेंड के लिए मतलब डिविडेंड की फॉर्म में बांट देते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा जो है उसको रिजर्व के लिए रख लेते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो अर्निंग्स हैं उनमें कुछ का तो डिविडेंड दे देते हैं और कुछ को रिजर्व रख लेते हैं। तो ये अर्निंग पर शेयर में तो हमने देखा था कि हमारी अर्निंग के बेसिस पे, यानी कि कितनी अर्निंग हो रही है एक शेयर पे, तो उसका रेशो देखा। और डिविडेंड पर शेयर रेशो में क्या होता है, हम डिविडेंड देखते हैं कि एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलता है, कितना डिविडेंड मिल रहा है एक शेयर होल्डर्स को एक शेयर के ऊपर। वो जो रिलेशनशिप है वो बताता है डिविडेंड पर शेयर रेशो। तो यहाँ पर हम जो डिविडेंड मिला इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, वहाँ पर हमारे 7,000 रुपये बचे थे इक्विटी शेयर्स के लिए। तो अब ये 7,000 रुपये तो एक तरह से अर्निंग हुई शेयर्स पे, ठीक है, अर्निंग हुई ये 7,000 रुपये। लेकिन अब मान लो 2,000 रुपये जो है वो रिजर्व में रख लिए कंपनी ने और 5,000 रुपये जो है वो बांट दिए इक्विटी शेयर होल्डर में। तो अब 5,000 को हम, हमारे पास 100 इक्विटी शेयर्स थे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 50। तो ये 50 जो है वो डिविडेंड मिल रहा है पर शेयर, एक शेयर के ऊपर 50 रुपये डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन अर्निंग कितनी थी, 70 रुपीज़। तो ये डिफरेंस होता है अर्निंग पर शेयर में और डिविडेंड पर शेयर रेशो में। नेक्स्ट जो रेशो है वो है डिविडेंड यील्ड रेशो। अब डिविडेंड यील्ड रेशो में क्या है, ये वही जो हमने अर्निंग यील्ड रेशो में देखा था। यहाँ पर भी हम जो डिविडेंड पर शेयर है और मार्केट प्राइस पर शेयर है इसका कंपैरिजन करते हैं। अर्निंग यील्ड में हमने क्या किया, अर्निंग का और मार्केट प्राइस का रिलेशनशिप देखा, और डिविडेंड में हम जो डिविडेंड मिल रहा है एक शेयर पे उसका और जो मार्केट प्राइस है एक शेयर का उसका कंपैरिजन, उसका रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिविडेंड यील्ड रेशो। अब हमारे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशो है वो है एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो। अब ये एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो क्या होते हैं, अब ये यहाँ पर देखो इसके नाम से ही एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो, ये वो रेशो होते हैं जो एक तरह से बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि एक बिजनेस की एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी इन द सेंस,
अब देखो कोई जो बिजनेस है वो जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है फिर उसको जल्दी से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके सेल कर रहा है, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड है अगर कम है, मतलब कम यूज कर रहे हैं, जल्दी से सामान बनाया, सामान जो रॉ मटेरियल खरीदा, फिनिश्ड गुड्स बनाई और उसको सेल कर दिया, यानी कि जल्दी जल्दी सेल हो रही है। जो टर्नओवर है, मतलब टर्न जो कर रही है उसकी चीज़ें वो जल्दी जल्दी हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एफिशिएंट है वो पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उस चीज़ को मेजर करने का जो करने के जो रेशो है उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो। तो ये जो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो इंडिकेट करते हैं एक्टिविटी को और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। इनको परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। परफॉर्मेंस क्यों? इनसे पता चलता है कि परफॉर्मेंस कैसी है एक बिजनेस की, ठीक है। अब इन रेशोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इनको भी सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें हम देखते हैं कि हमने कितना प्रोडक्शन किया, उसमें से हमने कितनी सेल्स कर दी, या हमारी कितनी कॉस्ट हुई और कितना हमने सेल्स किया, मतलब कॉस्ट से हमारा कितना रिवेन्यू हुआ और सेल्स से कितना हुआ। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर एक तरह से इनका रिलेशनशिप देखते हैं एक्टिविटीज रेशो के अंदर, ठीक है। एक और मेन फीचर क्या होती है इन एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो की, इनको हम नंबर ऑफ टाइम्स के बेसिस पे देखते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि कितने टाइम्स है ये। अब देखो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो में मेनली हम जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और जो सेल्स है उसका रिलेशनशिप देखते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो सेल्स है, अब इनमें मतलब इक्वली मानते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो क्या होती है कि जो हमें कॉस्ट आई सामान को बनाने की, और सेल्स यानी कि जो हमने सामान बेचने से जो हमें रिवेन्यू जनरेट हुआ, जो इनकम हुई। तो एक तरह से इनमें डिफरेंस सिर्फ प्रॉफिट का ही होता है। तो कई जगह पे तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ले लेते हैं, कई जगह पे हम सेल्स को ले लेते हैं, लेकिन मतलब इनका मीनिंग सेंस जो है वो सेम ही होती है। कई बुक्स में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ मिल जाएगा और कहीं पर सेल्स, तो दोनों ही ठीक होते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि सेल्स जो है वो एसेट्स के कंपैरिजन में कितनी है, हमारा जो स्टॉक है उसके कंपैरिजन में हमारी सेल कितनी हो रही है। तो इससे हमें पता चल मतलब इससे कितने टाइम, अब जैसे हम देखते हैं कि हमारी सेल्स जो है वो हमारी एसेट्स के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है, ठीक है, कितने गुना है इन हिंदी में अगर बात करें तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो एक्टिविटी है, जो टर्नओवर है, मतलब एक चीज़ से जो दूसरी में टर्न होने का जो टाइम है या एक रेशो है वो कितना है, फिर उस रेशो से इसीलिए हमें पता चल जाती है परफॉर्मेंस, कि अगर जल्दी जल्दी चीज़ें टर्न हो रही हैं, टर्नओवर हो रही हैं, तो परफॉर्मेंस अच्छी है और एफिशिएंसी भी अच्छी है पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशो। तो इंपॉर्टेंट जो रेशो है टर्नओवर रेशो वो कौन कौन से हैं? इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशो, एसेट्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, डेटर एंड क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। अब एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशो की। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है इन्वेंट्री और स्टॉक कितना जल्दी से टर्नओवर हो रहा है ये बताता है ये रेशो। अब इस रेशो में हम क्या करते हैं? इस रेशो में हम देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या हमारी जो सेल्स है उसके कंपैरिजन में हमारा एवरेज स्टॉक जो है वो कितना है, ठीक है, मतलब वो कितने टाइम्स है एवरेज स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितने टाइम्स है। तो अब इसका जो फॉर्मूला है वो भी यही होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है और हमारा एवरेज स्टॉक कितना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स हम कोई भी चीज ले सकते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने पहले भी बात की थी। जो हमारी जो सेल्स है उसमें से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर दे तो हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे कि हम P&L अकाउंट में जो है वो फाइंड आउट भी करते हैं। P&L अकाउंट और जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वहां पर हम फाइंड आउट भी करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो हमारा ऑपरेटिंग स्टॉक है उसके अंदर हम हमारी जो परचेजेज है और जो मैन्युफैक्चरिंग या डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो हम सिर्फ ट्रेडिंग में लेते हैं उनको ऐड कर दें और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दें तो भी हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आ जाएगा। या हम नेट सेल्स में से जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसको माइनस कर दे, लेस कर दे तो भी आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने नेट प्रॉफिट वो गलत बोल दिया था, नेट प्रॉफिट नहीं सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ट्रेडिंग में हम ग्रॉस प्रॉफिट ही निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। डिवाइड किससे करना है? एवरेज स्टॉक से। एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। एवरेज हम ऐसे ही निकालते हैं ना, सारी चीज़ों को जोड़ के उसको 2 से, मतलब जितने भी वो नंबर हैं आइटम उनको उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक से हम स्टॉक टर्नओवर रेशो इस तरीके से निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा रेशो है वो है एसेट्स टर्नओवर रेशो। अब एसेट्स टर्नओवर रेशो में एसेट्स कितनी जल्दी टर्न है, मतलब एक तरह से एसेट्स का टर्नओवर देखते हैं हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको डिवाइड करेंगे टोटल एसेट्स से, जो हमारी एसेट्स है। तो इसमें हमें पता चलता है कि हमारी जो एसेट्स हैं उनका कैसे सेल्स के थ्रू यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि सेल्स में उनका क्या रोल है। तो इसमें भी हम हमारी जो टोटल एसेट्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो अब ये जितना रेशो जो है, मतलब अगर इसकी इंटरप्रिटेशन देखें तो जितना ज़्यादा हाई होगा ये रेशो उतना ही बेनिफिशियल जो है वो होगा, यानी कि उतना ही अच्छे से एक बिजनेस के एसेट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा रहा है। लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई हो, बहुत ज़्यादा जो एक्सेसिव हाई है वो भी सही नहीं होता एक बिजनेस के परस्पेक्टिव से। अब ये इंटरप्रिटेशन इतनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हो जाएंगी चीज़ें, तो इतना डिटेल में आई थिंक आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से नहीं है इंपॉर्टेंट, फिर भी मैंने मेंशन कर दी है, आप रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रेशो है वो है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। वहां पर हमने टोटल एसेट्स देखी थी, यहाँ पर हम फिक्स्ड एसेट्स का कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स के साथ, ठीक है। तो ये होता है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रेशो है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसमें हम वर्किंग कैपिटल का कंपैरिजन करते हैं नेट सेल्स के साथ। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो करंट एसेट्स में से हम करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो वो आती है हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये जो नेट वर्किंग कैपिटल है ये कितनी है इन कंपैरिजन टू नेट सेल्स। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो करंट एसेट्स का क्या रोल है कंपनी की जो सेल्स हो रही है उसके अंदर, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा जल्दी टर्नओवर हो रही है, ये हमें पता चलता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो से। नेक्स्ट जो हमारा रेशो है वो है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, यानी कि जो कैपिटल हमने बिजनेस के अंदर लगा रखी है उसका क्या रोल है सेल्स के अंदर, ठीक है, उसके कंपैरिजन में क्या सेल्स हो रही है, तो वो हमें पता चलता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो से। तो इसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स को ऊपर लेते हैं और नीचे लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने कैपिटल लगा रखी है, इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस में, इससे रिलेटेड हमने पीछे भी पढ़ा था एक रेशो कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपैरिजन रिटर्न कितनी है, तो यहाँ पर भी वो कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकते हैं या टोटल जो एक्चुअल एसेट्स हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होती हैं, बैलेंस शीट का बैलेंस जो है वो इक्वल होता है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड और जो एक्चुअल एसेट्स हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये जो रेशो है वो ये फाइंड आउट करने में मतलब हेल्पफुल है कि जो कैपिटल हमने एम्प्लॉय कर रखी है उसका बिजनेस में यूज जो है वो एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं, यानी कि सही तरीके से हमने जो पैसे लगाए हैं बिजनेस में उनका यूज हो रहा है या नहीं। जैसे कि हमने कैपिटल लगाई है और सेल्स अगर अच्छी है, इस रेशो से हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना कैपिटल लगाया है, उसके कंपेरिजन में हमारी कितनी सेल्स हो रही हैं, वो रिलेशनशिप पता चलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो कैपिटल लगा रखी है उसका एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है नहीं। इसीलिए हम इनको एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस रेशो भी तो बोलते हैं, जो टर्नओवर रेशो है उनको। नेक्स्ट जो रेशो है वो है डेटर टर्नओवर रेशो। अब डेटर टर्नओवर रेशो क्या होते हैं, इसमें हम देखते हैं कि डेटर्स जो हैं वो कितने हैं हमारी सेल्स के कंपैरिजन में। सेल्स हम इसके अंदर हम नेट सेल्स नहीं लेते, इसके अंदर हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स लेते हैं कि हम क्रेडिट सेल्स जो है वो हमारी कितनी है, और हमारे जो डेटर्स हैं एवरेज डेटर्स जो हैं या रिसीवेबल्स यानी कि जो BR हम साइन करते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स आपने पढ़े होंगे 12th में अकाउंट्स में, बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं जो हम डेटर से साइन करवाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स, तो वो दोनों कितने हैं क्रेडिट सेल्स के कंपैरिजन में, वो रिलेशंस देखते हैं हम डेटर टर्नओवर रेशियो में। तो एवरेज डेटर कैसे निकालते हैं, जो ओपनिंग डेटर है क्लोजिंग डेटर है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाते हैं हमारे एवरेज डेटर, और वो उनका रिलेशनशिप देखते हैं क्रेडिट सेल्स के साथ। नेक्स्ट है क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो हमें क्या बताता है कि हम कितना जल्दी क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, ठीक है, कितने जल्दी हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को, हमारे क्रेडिटर को। तो इसमें भी हम जो हमारी नेट क्रेडिट परचेज है उसमें डेटर्स के केस में हमने क्या देखा था, नेट क्रेडिट सेल्स। यहां पर हम देखते हैं नेट क्रेडिट परचेज कितनी है, क्योंकि परचेज से ही तो क्रेडिटर बनते हैं, जो हम उधार में सामान खरीदते हैं उसी से क्रेडिटर बनते हैं, तो वो हमारी कितनी है और हमें कितनी अमाउंट पे करनी है, यानी कि हमारे क्रेडिटर कितने हैं, क्रेडिटर या फिर BP जो बिल्स पेबल्स होते हैं वो, इन दोनों को ऐड करते हैं तो अमाउंट पेबल, या अमाउंट पेबल लिख दो या ये दोनों लिख दो, बात सेम ही है। और हमारी नेट क्रेडिट परचेज कितनी है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रेशो है वो है फाइनेंशियल पोजीशन रेशो। वो टर्नओवर रेशो हमारे खत्म हो गए जो इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन रेशोज की। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन रेशो क्या होते हैं, जो बताते हैं कि एक बिजनेस की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है,
पोजीशन क्या है एक बिजनेस की, ठीक है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों बताते हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है या कंडीशन है। वो जो रेशो है उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन रेशो। अब इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पोजीशन रेशो कौन से हैं? करंट रेशो, लिक्विड रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो और सोल्वेंसी रेशो। एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट रेशो की। अब ये जो करंट रेशो है ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का क्या रेशो है, ठीक है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रेशो बताता है करंट रेशो, बिल्कुल आसान है। अब करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटी का कंपैरिजन कर रहा है, तो ये किस तरह की एसेट्स या लायबिलिटी है? शॉर्ट टर्म की है। तो शॉर्ट टर्म की है तो इस रेशो से हमें क्या पता चलता है? एक बिजनेस की, एक कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस, यानी कि शॉर्ट टर्म उसकी फाइनेंशियल कंडीशन या पोजीशन कैसी है वो हमें पता चलता है करंट रेशो के साथ। अब करंट एसेट क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, आई होप ये तो आपको पता है, नहीं पता तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा रेशो है वो है लिक्विड रेशो। अब लिक्विड रेशो में क्या होता है? लिक्विड रेशो में हम जो हमने करंट रेशो में किया कि हम सारी करंट एसेट्स और फिर करंट लायबिलिटी का रिलेशनशिप देखते हैं, लेकिन लिक्विड रेशो में हम क्या होता है, हम सारी करंट एसेट्स नहीं देखते, हम सिर्फ जो लिक्विड हैं, जो लिक्विड एसेट्स हैं, जो लिक्विड करंट एसेट्स हैं उनका और करंट लायबिलिटी का कंपैरिजन देखते हैं। अब ये लिक्विड जो है, मतलब लिक्विड करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? लिक्विड करंट एसेट्स वो होती हैं जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। उन एसेट्स को हम बोलते हैं लिक्विड करंट एसेट्स। और इस ये जो रेशो है इसको हम बोलते हैं क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो भी। अब इसका क्या फॉर्मूला है? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब लिक्विड एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? लिक्विड एसेट्स वो सारी एसेट्स होती हैं जिनको हम जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब देखो कौन कौन किन किन को कन्वर्ट कर सकते हैं? जो कैश होता है, जो बैंक में बैलेंस होता है या कैश इक्विवेलेंट्स होता है, उनके कंपैरिजन में बिजनेस की करंट लायबिलिटी कितनी है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें अगर एकदम से सारी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़े तो जो ऐसी करंट एसेट्स हैं जिनमें थोड़ा टाइम लगे उनको कैश में कन्वर्ट करने में, उनका तो यूज नहीं कर सकते। तो लिक्विड रेशो बताता है कि हमारी वो कैपेसिटी कितनी है एक बिजनेस की, कि वहां पर मतलब अगर एकदम से अचानक से उनको करंट लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़े तो उसके पास कितनी लिक्विड एसेट्स हैं। अब लिक्विड एसेट्स में हम कैश को लेते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स को लेते हैं, जो बैलेंस है बैंक अकाउंट में उसको लेते हैं। मतलब इसमें लेते किसको नहीं है वो याद रखना, जो स्टॉक होता है, जो स्टॉक या इन्वेंट्री, उसको हम नहीं लेके चलते लिक्विड एसेट्स के केस में, ठीक है। वो लिक्विड एसेट नहीं होते क्योंकि जो सामान, जो स्टॉक हमारे इन्वेंट्री जो पड़ी है उसको वेयर हाउस में, उसको टाइम लगता है थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट करने, इसलिए वो लिक्विड एसेट्स में नहीं आती और करंट एसेट्स में आती है। नेक्स्ट जो हमारा रेशो है वो है प्रोप्राइटरी रेशो। अब ये जो प्रोप्राइटरी रेशो है ये किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? ये बताता है कि जो एक बिजनेस है उसके शेयर होल्डर्स के फंड्स कितने हैं, यानी कि उसकी शेयर कैपिटल्स कितनी है और उसकी टोटल एसेट्स कितनी है। इन दोनों चीज़ों का जो रिलेशनशिप बताता है उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशो, यानी कि कितने तो शेयर होल्डर्स के फंड है उसके कंपैरिजन में टोटल एसेट्स कितनी है, ये रेशो में बताता है प्रोप्राइटरी रेशो। अब शेयर होल्डर्स फंड क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स में सारे इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस कितनी है और जो रिजर्व हैं वो कितने हैं। इन तीनों को चीज़ों को ऐड कर दे तो वो आ गया हमारा शेयर होल्डर फंड। उसके कंपैरिजन में हमारी टोटल एसेट्स जो है वो कितनी है, उनका जो कंपैरिजन है, उनका जो रिलेशनशिप है वो हमें पता चलता है प्रोप्राइटरी रेशो के थ्रू। तो आइडियल की बात करें कि एक सही रेशो जो है इनका क्या होता है, ये रेशो होता है 1:1, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए। ये दोनों शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, उसको आइडियल या सही रेशो जो है वो माना जाता है। और बाकी बात करें ज़्यादा की तो जितना ज़्यादा हाई होगा ये रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, उतना ज़्यादा बेटर माना जाता है एक फर्म की लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा रेशो है वो है डेट टू इक्विटी रेशो। अब नाम से ही लग रहा है डेट टू इक्विटी, इसमें हम डेट, डिबेंचर्स और इक्विटी का कंपैरिजन देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। अब डेट या इक्विटी, डेट क्या होते हैं? डिबेंचर्स, जो हमने लोन ले रखे हैं डिबेंचर्स के थ्रू। तो आउटसाइडर्स एक तरह से फंड्स होते हैं, इनको आउटसाइडर फंड बोलते हैं डेट्स को, क्योंकि ये बाहर की पार्टी से ले रखे हैं हमने, इन पर फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है, उनको वापस भी रिटर्न करना पड़ता है, लोन की तरह होते हैं ये। तो आउटसाइडर फंड कितने हैं और शेयर होल्डर्स के फंड कितने हैं,
ये हमें बताता है डेट टू इक्विटी रेशियो। इससे हमें पता चल जाता है कि बाहर वालों ने कितना पैसा हमसे लोन वगैरह मतलब हमने बाहर से कितना पैसा लोन वगैरह ले रखा है और हमारे जो ओनर हैं कंपनी के उनका कितना पैसा लगा हुआ है। तो ये रेशियो बताता है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब इससे क्या मतलब एक क्या फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा। देखो अब ज़्यादा डेट होंगे, ये रेशियो ज़्यादा हाई होगा, यानी कि ज़्यादा डेट है किसी कंपनी के पास, तो यानी कि उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा है, एक तरह से ज़्यादा डेट है, ज़्यादा लोन है उस कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें डेट टू इक्विटी रेशियो से पता चलता है। बात करें आउटसाइडर फंड में, इसमें कौन कौन से फंड इंक्लूड होते हैं। इसमें डिबेंचर्स को इंक्लूड करते हैं क्योंकि डिबेंचर्स तो होते ही हैं आउटसाइडर। फिर जो लॉन्ग टर्म लोन है, मतलब अगर हमने किसी बैंक वगैरह से कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई बड़ा लंबे टाइम के लिए लोन ले रखा है तो वो शॉर्ट टर्म लोन है, उनको इंक्लूड करते हैं। और जो करंट लाइबिलिटीज हैं उनको, इन चारों चीज़ों को मिला के बनते हैं आउटसाइडर फंड। और शेयर होल्डर फंड में हम इंक्लूड करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, और जो रिजर्व हैं उनको। इस रिजर्व में फिर रिवेन्यू रिजर्व को भी, मतलब कैपिटल रिजर्व को, रिवेन्यू रिजर्व को, और जो कंटीजेंसीज पर रिजर्व हैं उनको, रिटेन अर्निंग यानी कि जो प्रॉफिट हमने बांटा नहीं वो अपने पास रख लिया उनको, और सिंकिंग फंड्स को। इन सारी चीज़ों को हम ऐड करते हैं शेयर होल्डर फंड में और लेस कर देते हैं फिक्चर्स एसेट्स को। फिक्चर्स एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो नाम मात्र की होती हैं, जिनको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दो फिक्शियस एसेट का, तो आपने एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ा होगा। एडवर्टाइजिंग जो है उसके ऊपर हम खर्च करते हैं, जो मतलब इसका जो खर्चा करते हैं हम, इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसके बेनिफिट हमें 2 to 3 ईयर्स के लिए मिलते हैं। तो ये जो प्रॉफिट हमें मिल रहे हैं, मतलब ये जो हमें बेनिफिट्स मिलेंगे इसके, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हम P&L में से मान लो हमें 3 साल के बेनिफिट मिलेंगे एडवर्टाइजमेंट पर, हमने 3 लाख रुपए का खर्च किया, तो हम क्या करते हैं 3 लाख में से हर साल P&L में 1-1 लाख जो है वो माइनस करते रहते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर हमने P&L अकाउंट में ये 1 लाख रुपए माइनस कर दिए, तो ये जो 2 लाख रुपए बचे इनको हम एसेट साइड शो कर देते हैं। ठीक है, कि इनको हम नेक्स्ट ईयर जो है वो माइनस करते रहेंगे P&L में से। तो अब ये जो एसेट साइड हमने शो किए 2 लाख रुपए बैलेंस शीट में, इनको, ये जो एसेट्स साइड शो की, ये वैसे तो कोई एसेट्स नहीं है, मतलब एक फिक्चर्स एसेट्स हैं इनको, तो इसलिए इन फिक्चर्स एसेट्स को हम माइनस कर देते हैं इन फंड्स में से। तो वो फिर हमारे जो बच जाते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स फंड। तो आउटसाइडर और शेयर होल्डर फंड का रिलेशनशिप बताता है डेट टू इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट जो हमारा रेशो है वो है कैपिटल गियरिंग रेशो। अब कैपिटल गियरिंग रेशो में हम क्या देखते हैं, कैपिटल गियरिंग रेशो में हम कंपैरिजन देखते हैं हमारी कैपिटल का। कैपिटल इन द सेंस कि हमारे पास 2 तरह की कैपिटल होती है, एक तो इक्विटी वाली कैपिटल जिस पे हम डिविडेंड पे करते हैं, और एक जो प्रेफरेंस शेयर से मिली हुई होती है, या एक जो डिबेंचर्स के थ्रू हमने पैसा लिया हुआ होता है। तो जो डिबेंचर्स और जो प्रेफरेंस है इनके ऊपर हमें फिक्स्ड पेमेंट करनी पड़ती है। फिक्स्ड पेमेंट, डिबेंचर्स पे हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है, और प्रेफरेंस पे हमें फिक्स रेट से डिविडेंड की पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये इनको हम बोलते हैं, डिबेंचर्स को और प्रेफरेंस को, फिक्स्ड पेमेंट सिक्योरिटीज। या कोई भी और लोन है उस पर भी हमें लोन पे प्रॉपर रेट होगी इंटरेस्ट की, वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इनको हम बोलते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज। तो कैपिटल गियरिंग रेशो में हम किसका रिलेशनशिप देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट वाली जो सिक्योरिटी है और जो इक्विटी है इनका रिलेशनशिप देखते हैं हम कैपिटल गियरिंग रेशो में। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो इक्विटी शेयर कैपिटल और जो रिजर्व और सरप्लस है वो, और उसको डिवाइड करते हैं हम प्रेफरेंस शेयर से और फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग लोन से, यानी कि जिनके ऊपर फिक्स्ड पेमेंट करनी पड़ती है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं फिक्स्ड इनकम बेयरिंग फंड्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इस तरीके से भी हम इसको शो कर सकते हैं कैपिटल गियरिंग रेशो को। नेक्स्ट जो हमारा रेशो है वो है सोल्वेंसी रेशो। अब ये सोल्वेंसी रेशो क्या होता है, सोल्वेंसी का मतलब है कि कितनी सोल्वेंट है एक फर्म। सोल्वेंट इन द सेंस कि उसके मतलब उसकी जो लाइबिलिटी है, उन लाइबिलिटी को पे करने की कैपेसिटी कितनी है एक फर्म की, उसको बोलते हैं सोल्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। ठीक है, अब देखो जो बिजनेस जिसके पास काफ़ी ज़्यादा लोन वगैरह हैं,
ठीक है, बर्डन है, लेकिन उसके पास एसेट्स वगैरह पैसे इतने है ही नहीं कि वो लोन की पेमेंट कर सके, तो यानी कि उसकी सोल्वेंसी नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन या कंपनी इनसॉल्वेंट हो गई। इनसॉल्वेंट यानी कि उसके जो लोन है, लाइबिलिटी है, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन उसके पास एसेट्स वगैरह कुछ बचा ही नहीं पेमेंट करने के लिए उनकी, तो वो इनसॉल्वेंट हो गई। तो सोल्वेंसी का मतलब है कि सोल्वेंट है कोई पर्टिकुलर, सोल्वेंट यानी कि उसके पास एबिलिटी है लाइबिलिटीज़ को पे करने की। तो सोल्वेंसी रेशो क्या बताते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी की, बिजनेस की सोल्वेंसी क्या है, यानी कि उसकी उनकी लायबिलिटी को पे करने की एबिलिटी, अक्षमता एक तरह से हिंदी में बोले तो वो क्या है, उसको हम बोलते हैं, वो जो चीज़ बताते हैं उनको बोलते हैं हम सोल्वेंसी रेशो। अब सोल्वेंसी रेशो में को कैसे एक तरह से दिखाया जाता है, क्या फॉर्मूला है, तो इसमें हम जो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी है, यानी कि आउटसाइड को लोगों को हमें जो भी पेमेंट करनी है वो लाइबिलिटी क्या है, और उसके कंपैरिजन में हमारी एसेट्स क्या हैं, वो इस रिलेशनशिप के हेल्प से हमें पता चलता है सोल्वेंसी रेशो। क्योंकि कितनी हम हमारी एबिलिटी है बाहर की, आउटसाइड की लाइबिलिटी को पे करने की, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमारी एसेट से। हमारे पास अच्छी एसेट्स हैं तो हमारे सोल्वेंसी अच्छी होगी, और एसेट्स कम है इन कंपैरिजन टू लाइबिलिटी तो सोल्वेंसी नहीं होगी, इनसॉल्वेंट होंगे हम। तो सोल्वेंसी रेशो इस फॉर्मूले की हेल्प से बताता है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस या कंपनी कितनी सोल्वेंट है। नेक्स्ट जो हमारा रेशो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब इसके नाम से ही पता चला, इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें क्या बताता है कि हमारी कैपेसिटी क्या है इंटरेस्ट की पेमेंट करने की। अब इंटरेस्ट की पेमेंट हम कैसे करते हैं, हम P&L से नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट में से हम फिर इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, फिर टैक्स की करते हैं, फिर प्रेफरेंस की, और फिर बचता है उसको इक्विटी के लिए देते हैं। तो हमारे जो नेट प्रॉफिट हैं उनसे हमें पता चलता है कि हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट करने की कितनी कैपेबिलिटी है, कितना कवरेज हम कर सकते हैं इंटरेस्ट की। तो नेट जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो यही बताता है कि एक कंपनी की, एक फर्म की डेट की जो सर्विस है, मतलब डेट पे जो इंटरेस्ट की पेमेंट है उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो का, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का नेट प्रॉफिट कितने हैं, नेट प्रॉफिट किससे पहले, इंटरेस्ट और टैक्स से, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए तो चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, इंटरेस्ट के लिए चेक कर रहे हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट की कितनी कैपेबिलिटी है। तो इंटरेस्ट से और टैक्स से पहले नेट प्रॉफिट कितने हैं, उसके कंपैरिजन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज यानी कि कितना हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है फिक्स्ड, तो इनका कंपैरिजन देखते हैं। तो मान लो अब 100 जो है वो हमारा नेट प्रॉफिट है, और हमें 10 रुपये के फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज हैं, यानी कि 10 रुपये का हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। तो हम देखेंगे हमारा नेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना आ गया, 10, यानी कि हमारी 10 गुना कैपेसिटी है हमारी जो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज है उनसे हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट करने का। ठीक है, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो बताता है। नेक्स्ट जो रेशो है वो है, मतलब लास्ट है ये टाइप ऑफ रेशोज का, लीवरेज रेशोज। अब ये लीवरेज रेशोज क्या होते हैं, देखो ये है ना फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड टर्म है लीवरेज रेशो। अब लीवरेज रेशो क्या होते हैं, पहले आप लीवरेज का मतलब समझो। लीवरेज क्या होता है, लीवरेज का मतलब होता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट वाली जो चीज़ें हैं उनका प्रॉपर यूज़ करके जो अर्निंग्स हैं उसको इंक्रीज करना। अब इसको कैसे, अब देखो ये दो सेंस में हो सकता है, एक होता है ऑपरेटिंग और एक फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग में हम क्या करते हैं, देखो आपने जो कॉस्ट है उसके टाइप्स पढ़े होंगे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब जब ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये फिक्स्ड रहती है हमेशा, चाहे हम 1 यूनिट बनाएं, चाहे हम 2 बनाएं, 5 बनाएं या 10 बनाएं। तो अब जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका एक तरह से बियरिंग जो है इन यूनिट्स पे वो कम होगी। ठीक है, मान लो हम 5000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है और हम 1 यूनिट बना रहे हैं, तो ये 5000 सिर्फ 1 यूनिट में बटेंगे, 1 यूनिट का खर्चा आएगा 5000। हम 2 बना रहे हैं तो फिर ये 2 यूनिट्स में बटेंगे 5000 रुपये। ऐसे ही हम 100 यूनिट बना रहे हैं तो 100 में बटेंगे ये 5। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसकी बियरिंग कम होती रहेगी, और इससे हमारी जो प्रॉफिट है वो बढ़ते रहेंगे, ज़्यादा होते रहेंगे। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसका बेनिफिट लेके, मतलब इसका बेनिफिट लेके एक जो अर्निंग्स है, जो प्रॉफिट्स हैं उनको बढ़ाना, उनको इंक्रीज करना जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। फिर होता है एक फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज में हम क्या करते हैं, अब देखो फाइनेंशियल लीवरेज यानी कि जो हम बिजनेस में जो पैसे लेते हैं बिजनेस के अंदर, एक तो लेते हैं डिबेंचर्स के थ्रू और एक इक्विटी के थ्रू। ठीक है, हम ये 2 ही मान के चलते हैं एक बार, मतलब वैसे तो और भी सोर्सेज होते हैं लेकिन हम मान के चलते हैं डेट और इक्विटी। अब देखो डेट में क्या होता है, हमें डेट पे हमारी कॉस्ट क्या आती है डिबेंचर से पैसा लेने की, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है और वो फिक्स्ड होती है।
ठीक है। लेकिन इक्विटी पे क्या होता है, इक्विटी पे हमें डिविडेंड की पेमेंट करनी होती है और वो फिक्स नहीं होता, जितने हमारे प्रॉफिट होंगे, जितना हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उसके हिसाब से हम डिविडेंड देते हैं। तो ये जो डिबेंचर्स होते हैं इन पे इंटरेस्ट की रेट जो है वो कम होती है, और ये जो डिबेंचर्स मतलब डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर्स पर वो ज़्यादा होता है। तो एक तरह से हम मानते हैं फाइनेंस के अंदर कि जो डिविडेंड जो डिबेंचर्स हैं वो सस्ते सोर्स हैं फाइनेंस के। तो अब ज़्यादा से अब फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज में हम जैसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कर रहे थे ऑपरेटिंग लीवरेज में, ऐसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा डिबेंचर्स का यूज करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी जो टोटल कॉस्ट है कैपिटल को रेज करने की, कैपिटल इकट्ठा करने की, वो कम आ जाए। तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। लेकिन इनका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। मतलब अगर हम एक लिमिट के बाद तक इनका मतलब ये लीवरेज जो है इनके बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे तो वापस से हमारी जो एफिशिएंसी या हमारी जो प्रॉफिट है वो अर्निंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, अब देखो हम डिबेंचर्स जो है वो हम ये मान के चल रहे हैं कि सस्ते हैं इक्विटी के कंपैरिजन, और ज़्यादा से ज़्यादा डिबेंचर से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, मतलब ऐसे इकट्ठा करेंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डेट हो जाएंगे। मान लो एक कंपनी पे बहुत ज़्यादा डेट लोन हो गए तो उनको फिक्स्ड हो गया कि उनको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लो किसी साल जो प्रॉफिट है वो कम हुए तो लॉस हुआ, लॉस में भी हमें इंटरेस्ट की तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से इस अलग अलग तरीके के जो नुकसान है वो हो सकते हैं अगर हम एक लिमिट के तक मतलब एक लिमिट क्रॉस करके इनका यूज करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं आया तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम, जिसके अंदर पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ डिटेल में समझाया हुआ है। लेकिन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना डीप में आई थिंक नीडेड नहीं है। आपको लगता है नीड है तो आप जाके वो देख सकते हो। अब आपको ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज समझ आ गया होगा। फाइनेंशियल लीवरेज जहाँ पर हम डेट और इक्विटी का यूज करके जो लीवरेज है यानी कि उसका हेल्प से हम हमारी अर्निंग्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और कंपोजिट लीवरेज में क्या होता है, कंपोजिट लीवरेज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज को हम मल्टीप्लाई कर दे फाइनेंशियल लीवरेज से तो वो आ जाता है हमारा कंपोजिट लीवरेज। अब हम इनके फॉर्मूलों की हेल्प से समझते हैं कि कैसे ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज की। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, इसकी हमने बात कर ली कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसके यूज करके हम हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उनमें उनको इंक्रीज करना चाहते हैं। यानी कि हम सेल्स को इतना बढ़ाते हैं ताकि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो सके फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करके। ठीक है, तो अब ये तो होता है ऑपरेटिंग लीवरेज। अब ऑपरेटिंग लीवरेज को फाइंड आउट कैसे निकालते हैं हम, ऑपरेटिंग लीवरेज को निकालने का फॉर्मूला है मार्जिनल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब आई थिंक आपको ये वैसे इतनी मतलब अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आपको समझ आ जाएंगे, वरना आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से ही मतलब चीज़ें समझ आएंगी। तो आप अगर आपको ना आए तो आप उस जो मैं वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उससे जाके समझ सकते हो। लेकिन फिर भी एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो ऑपरेटिंग लीवरेज में क्या होता है, जो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन है। अब ये मार्जिनल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती है, ठीक है, उस सेल्स में से हम हमारे जो सेल्स है वो किसके इक्वल होती है, जो रिवेन्यू जो हमें इनकम मिली हुई होती है। ठीक है, अब ये जो रिवेन्यू होता है हमारा, इस रिवेन्यू में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इस रिवेन्यू में हमारी इंक्लूड होती है कॉस्ट। ठीक है, उस सामान को बनाने की कॉस्ट। अब कॉस्ट किस टाइप की, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। उसके अलावा इस रिवेन्यू में क्या इंक्लूड होता है, प्रॉफिट। तो अब ये जो कंट्रीब्यूशन है ये क्या होता है, ये कहाँ इंक्लूड होता है, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको हम अलग से निकाल लें। यानी कि जो हमारी सेल्स है उसमें से हम हमारी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारा जो अमाउंट बचती है, अमाउंट में हमारा क्या बचा, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट बचा इसी को हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। यानी कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, इसके इक्वल होता है कंट्रीब्यूशन। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है हमारा वो उसके कंपैरिजन में हमारी अर्निंग्स कितनी है, ठीक है, हम कितना कमा रहे हैं, वो जो रेशो है वो बताता है ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज में एक तरह से हमें क्या पता चलता है, ऑपरेटिंग लीवरेज यानी कि हम हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करके हम कितने हमारे प्रॉफिट्स जो हैं उनको इंक्रीज कर रहे हैं, वो हमें पता चलता है ऑपरेटिंग लीवरेज से। ठीक है, वो बताता है ऑपरेटिंग लीवरेज। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज एक तरह से जो डेट जो कैपिटल है उसका कैसे फर्म यूज कर रही है और उससे जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो उसकी हेल्प से अर्निंग्स को इंक्रीज कर रही है फर्म, वो होता है फाइनेंशियल लीवरेज। अब फाइनेंशियल लीवरेज का
क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है जो अर्निंग्स है हमारी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको शॉर्ट में EBIT भी बोलते हैं। तो ये अर्निंग्स है, इसके कंपैरिजन में हमारी अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी है। ठीक है, ये अर्निंग तो है इंटरेस्ट और टैक्स से पहले, और इससे हम डिवाइड किससे करते हैं? अर्निंग बिफोर टैक्स से। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। नेक्स्ट है कंपोजिट लीवरेज। कंपोजिट लीवरेज में कुछ नहीं होता, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाता है कंपोजिट लीवरेज। तो ये है लीवरेज के फॉर्मूले या लीवरेज रेशोज। तो ये थी हमारी रेशो एनालिसिस वाली वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।